जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन की बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, जो हमारा कल का जो वीडियो था हमने उसमें मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन देखा था, और प्रशासनिक विभाजन में हमने दोस्तों जिले की बात करी थी, संभाग देखे थे। संभाग के बाद मध्य प्रदेश की जो सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगती है उनकी चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों हमने कर्क रेखा की बात की थी कि मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। और उसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज रहेगा मध्य प्रदेश के भूगोल में रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक रूप से जो विभाजन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है दोस्तों। प्राकृतिक विभाजन में आ जाएगा जैसे कि मध्य प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से पर्वत श्रेणियों के द्वारा मध्य प्रदेश को विभाजित किया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल हो जाएगा। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का जो हम भूगोल कर रहे हैं, और भूगोल में हमारा जो टॉपिक रहेगा प्राकृतिक विभाजन चल रहा है। विभाजन में दोस्तों विभाजन विभाजन की अगर बात की जाए दोस्तों, विभाजन में हमने जो कल देखा था प्रशासनिक विभाजन हम देख चुके हैं कल के वीडियो में। प्रशासनिक विभाजन हम देख चुके हैं दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा प्राकृतिक विभाजन की चर्चा करेंगे। प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक या इसको दोस्तों भौगोलिक विभाजन भी बोला जाता है। भौगोलिक विभाजन प्राकृतिक विभाजन हो जाएगा, और या इसको भौगोलिक विभाजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम जो ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, पूरा मानचित्र के आधार पर हम देखेंगे। मानचित्र में बना के किस किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। दोस्तों अगर प्राकृतिक विभाजन की अगर चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 3 भौतिक प्रदेश है। 3 भौतिक रूप से प्रदेश में विभाजित किया गया है। और दोस्तों अगर इनके उपभाग की अगर बात करें तो 7 उपभागों में बांटा गया है। तो देख लेंगे दोस्तों कौन कौन से। मुख्य रूप से 3 प्रदेश है। और वैसे दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है 7 प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मुख्य प्रदेश की बात करेंगे। मुख्य के बाद जो इसको 7 प्रकार से विभाजित किया है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 3 प्रकार से कौन कौन से विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, मानचित्र के आधार पर देखेंगे पूरा मैप में। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो लिखते हैं मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश, मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। मध्य प्रदेश के अगर देखा जाए दोस्तों भौतिक प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन से आ जाएगा। मुख्य रूप से जो है 3 आ जाएंगे, इसमें 3 प्रदेश आ जाएंगे। 3 प्रदेश है मुख्य रूप से। तो देखा जाएगा सबसे पहला जो प्रदेश आ जाएगा दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला जो प्रदेश आ जाएगा इसमें आ जाएगा मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश आ जाएगा। जो दूसरा आ जाएगा दोस्तों इसमें सतपुड़ा मैकल श्रेणी आ जाएगी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और जो अगला तीसरे नंबर पे आ जाएगा वो आ जाएगा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में दोस्तों इसमें बघेलखंड का क्षेत्र आ जाएगा। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से विभाजन किया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि जो प्राकृतिक विभाजन है उसको कुल कितने प्रकार से किया गया है। तो कुल 7 प्रकार से किया है। मुख्य अगर पूछा जाए तो मुख्य 3 प्रकार से है, और वैसे देखा जाए इसके उपभाग कितने हैं दोस्तों, तो 7 है। तो दोस्तों 7 किस प्रकार से हो जाएंगे। इसमें जो 5 क्षेत्र दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 आ जाएंगे, और छठवां ये माना गया है सतपुड़ा मैकल श्रेणी का, और जो 7वां है पूर्वी पठार आ जाएगा, जो कि बघेलखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम आगे। अब कुल 7 प्रकार से विभाजन देखते हैं। तो दोस्तों अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3 प्रकार से हो जाएंगे। मुख्य भौतिक प्रदेश कौन कौन से है, तो मुख्य में मध्य उच्च प्रदेश आ जाएगा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी आ जाएगी, और पूर्वी पठार आ जाएगा। अगर जो प्राकृतिक विभाग की अगर बात करें तो 7 प्रकार से इसका विभाजन किया है दोस्तों। अगर मुख्य लगेगा तो 3 आ जाएगा, और वैसे अगर प्राकृतिक विभाजन पूछा जाए तो प्राकृतिक विभाजन 7 प्रकार से किया गया है। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, जो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन दोस्तों जो है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा तो 3 प्रकार आ जाएंगे। और दोस्तों अगर पूछा गया कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, तो 7 प्रकार से किया गया। ये हो जाएगा। ये 7 प्रकार याद रखना है दोस्तों कौन कौन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
प्री और मेंस के लिए दोनों सब्जेक्ट के लिए पीएससी प्री और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस की बात करो, चाहे पटवारी की करो, चाहे एमपी एसआई से करो दोस्तों, जो प्राकृतिक प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं, हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा जो सबसे पहला आपको याद रखना है दोस्तों, मालवा का पठार याद रखना है। इसमें फर्स्ट नंबर आ जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद दोस्तों अगला जो आ जाएगा, मालवा के पठार के बाद याद रखना है नर्मदा सोन घाटी का प्रदेश। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी का प्रदेश आ जाएगा। नर्मदा सोन घाटी का प्रदेश के बाद दोस्तों जो आ जाएगा तीसरे नंबर पे याद रखना है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार के बाद अगला याद रखना है दोस्तों बुंदेलखंड का क्षेत्र, या बुंदेलखंड का पठार वाला क्षेत्र आ जाएगा। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड के क्षेत्र के बाद दोस्तों जो अगला आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा। रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार के बाद दोस्तों आ जाएगा पूर्वी पठार आ जाएगा। पूर्वी पठार, पूर्वी पठार आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, ये जो 7 प्रकार से विभाजन किया मध्य प्रदेश का, जो प्राकृतिक विभाजन है उसका 7 प्रकार से विभाजन किया गया। सबसे पहला आ जाएगा मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी के बाद मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार के बाद आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और पूर्वी पठार आ जाएगा। दोस्तों जो पूर्वी पठार है इसमें हम देखेंगे पूर्वी पठार, और एक जो रहेगा दोस्तों सतपुड़ा मैकल श्रेणी, जो 7वें नंबर पे याद रखना है आपको, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो ये यहाँ पे लिख दे रहा है दोस्तों, जो 7वें नंबर पे रखना है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो इस प्रकार से जो है इसका 7 प्रकार से विभाजन किया गया, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब दोस्तों इनको हम मानचित्र में देखेंगे, इनकी स्थिति मध्य प्रदेश के मानचित्र में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मानचित्र में कौन कौन सा क्षेत्र जो इनमें विभाजित किया गया है। मालवा का पठार का कौन सा क्षेत्र आता है, नर्मदा सोन घाटी से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत में कौन कौन से आ जाएंगे, बुंदेलखंड में कौन सा आएगा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में, रीवा पन्ना में आ जाएगा, पूर्वी पठार में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, कौन कौन से जिले शामिल है दोस्तों, और वहां की जो प्रमुख मिट्टी कौन सी है, वहां की जलवायु कौन सी है, वर्षा किस प्रकार होती है, और वहां पर जो नदियां कौन कौन सी बहती है, इन सब की चर्चा करेंगे दोस्तों। और सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, तो इन सब की चर्चा हम अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि मानचित्र में किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो देखते हैं आगे दोस्तों, मानचित्र बनाकर देखेंगे। अब मानचित्र में देखेंगे दोस्तों इनकी स्थिति किस प्रकार से है। तो मानचित्र के माध्यम से हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश का मानचित्र। मध्य प्रदेश का दोस्तों हमने इसके पहले भी मध्य प्रदेश के प्रमुख 52 जिलों की चर्चा की है, 10 संभाग की हम चर्चा कर चुके हैं मानचित्र के माध्यम से। अब देखते हैं हम इसको कि प्राकृतिक रूप से कौन कौन से क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया। तो प्राकृतिक रूप में दोस्तों सबसे पहला जो याद रखना है आपको, मालवा का पठार। मालवा का पठार अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा मालवा का पठार में आ जाएगा। ये जो यहाँ से जो क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से याद रखना है, ये वाला जो क्षेत्र है मालवा का पठार वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये जो क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, ये मालवा का पठार का क्षेत्र आ जाएगा, मालवा का पठार। और आगे चला जाएगा दोस्तों, ये जो यहाँ तक आ जाएगा मालवा का पठार। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। इसके बाद जो अगला जो याद रखना है दोस्तों, वो आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी आ जाएगा। नर्मदा सोन घाटी, मालवा के पठार के बाद नर्मदा नदी और जो सोन नदी है, नर्मदा नदी और सोन नदी की घाटी आ जाएगी। तो ये यहाँ से याद रखना है आपको, ये वाला जो क्षेत्र है, ये नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है ये वाला आ जाएगा, नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे लिख दे रहे दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र हो जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों हम, जो ये ऊपर साइड से जो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये यहाँ से आ जाएगा, ये मध्य भारत का आ जाएगा दोस्तों। मध्य भारत, मंदसौर और नीमच में जो गया है ये आ जाएगा मध्य भारत का पठार आ जाएगा। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार हो जाएगा। अगला अगर देखा जाए तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा मध्य भारत का पठार, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, ये जो क्षेत्र रहेगा ये बुंदेलखंड का क्षेत्र रहेगा। बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाएगा। और दोस्तों जो ये वाला जो क्षेत्र रहेगा ये हो जाएगा बुंदेलखंड का क्षेत्र। अब इसके बाद दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला आ जाएगा दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा। रीवा पन्ना के पठार के बाद दोस्तों जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र रहेगा ये अपना रहेगा पूर्वी पठार आ जाएगा। पूर्वी पठार, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है इसको, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। उसके बाद जो नीचे वाला जो क्षेत्र बचता है दोस्तों ये आ जाएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी आ जाएगी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये वाला जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश के का जो 7 प्रकार से प्राकृतिक विभाजन किया गया है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 प्रकार से। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैं फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड के बाद थर्ड याद रखना है, थर्ड के बाद फोर्थ याद रखना है, फोर्थ के बाद फिफ्थ याद रखना है, और ये 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। दोस्तों क्रम से कोई भी क्रम ले सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे क्रम लिखा गया है उसी की बात करेंगे, कोई भी क्रम में दर्शा सकते हैं। तो सबसे जो याद रखना है दोस्तों, जो प्राकृतिक विभाजन दोस्तों, ये पीएससी की अगर बात करें तो पीएससी मेंस और प्री दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी है और प्री के लिए भी है, दोनों में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर एमपी पुलिस की भी अगर बात की जाए तो मालवा के पठार को लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एमपी एसआई में भी इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो याद देखते हैं दोस्तों, जो सबसे पहला जो है मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी के बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बाद पूर्वी पठार आ जाएगा। उसके बाद रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। इस प्रकार से दोस्तों जो 7 प्रकार से विभाजन किया। अब दोस्तों हम इनकी विशेषताएं की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी इनमें विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो ये प्राकृतिक विभाजन 7 प्रकार से किया गया है, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। सबसे बड़े क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र आ जाएगा मालवा का पठार आ जाएगा। और मालवा का पठार दोस्तों जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का कितना है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें 28% भाग पर है दोस्तों। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र के 28% भाग पर स्थित है मालवा का पठार, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब उसके बाद अगर मालवा के पठार के बाद दोस्तों जो सबसे जो आ जाएगा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है 26% भाग पर स्थित है दोस्तों। 26% के बाद दोस्तों अगर इसकी बात की जाए, जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है 11% भाग पर है, 11% भाग पर है। उसके बाद अगर रीवा पन्ना की अगर बात करी जाए तो रीवा पन्ना का जो पठार है दोस्तों ये 10.3% या 10.37% भाग पर है। उसके बाद जो ये पूर्वी पठार है दोस्तों ये 7% भाग पर है, जो कि सबसे छोटा है। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जो है मालवा का पठार है, और सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, पूर्वी पठार आ जाएगा या बघेलखंड का पठार आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये 7.7% भाग पर है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये 10% भाग पर है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका क्रम याद रखना है। सबसे बड़ा आ जाएगा मालवा का पठार, उसके बाद आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी के बाद आ जाएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी आ जाएगी, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बाद आ जाएगा दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। उसके बाद आ जाएगा मध्य भारत का पठार, और फिर आ जाएगा बुंदेलखंड का क्षेत्र, और उसके बाद जो सबसे छोटा है वो पूर्वी बघेलखंड का पठार आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, मालवा का पठार, और सबसे छोटा कौन सा है, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार आ जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं इनकी विशेषता देखेंगे दोस्तों, इनकी 4-4 5-5 विशेषताएं की बात करेंगे हम एक एक से। तो सबसे पहले यहाँ पर मालवा के पठार में अगर देखा जाए तो दोस्तों मालवा के पठार में की अगर चर्चा की जाए तो अब दोस्तों आगे देखते हैं। जो मालवा के पठार की अगर बात की जाए तो मालवा का पठार, मालवा
का पठार। दोस्तों मालवा का पठार में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका दोस्तों अन्य नाम से अगर देखा जाए तो इसका अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों इसको गेहूं की ढल्लिया भी कहा जाता है। ये वाले क्षेत्र को गेहूं की ढल्लिया, गेहूं की ढल्लिया भी कहा जाता है। दोस्तों अगर ये प्रतिशत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा भाग है जो मालवा का पठार है। टोटल कितना है 28% भाग पर स्थित है। सबसे बड़ा भाग है और 28% परसेंट भी पूछा जा सकता है दोस्तों। परसेंट भी याद रखना है कि जो मालवा का पठार है वो 28% भाग पर स्थित है और सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे याद रखना है आपको यहाँ कौन कौन से जिले आते हैं। जिले में देखा जाए तो कौन कौन से जिले आता है दोस्तों। तो जो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ से हम देखेंगे मध्य प्रदेश में तो जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र आ जाएगा ये मालवा का पठार। तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो आ जाएंगे अगर मुख्य जिले में जैसे इंदौर आ जाएगा, इंदौर के बाद दोस्तों धार आ जाएगा, धार के बाद देवास आ जाएगा, देवास के बाद दोस्तों हम यहाँ से ले लेंगे शाजापुर ले लेंगे, शाजापुर के बाद उज्जैन आ जाएगा, रतलाम आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ जिले आ जाएंगे। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ नदी की बात की जाए। नदी कौन कौन सी है तो मुख्य नदी में याद रखना है यहाँ चंबल नदी याद रखना है। चंबल नदी के बाद दोस्तों यहाँ की मिट्टी याद रखना है। मिट्टी में देखा जाए तो यहाँ की जो मिट्टी है काली मिट्टी आ जाएगी। काली मिट्टी मुख्य रूप से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। यहाँ फसल की अगर बात करें तो प्रमुख फसल कौन कौन सी है दोस्तों। जो फसल है तो सभी क्षेत्रों में सभी फसल बोई जाती है पर मुख्य रूप से यहाँ याद रखना है आपको सोयाबीन याद रखना है। सोयाबीन के बाद आप याद रख सकते हैं गेहूं याद रखना है और गेहूं के बाद दोस्तों कपास याद रख सकते हैं। मुख्य फसल में ये आ जाएगा। यहाँ की दोस्तों जलवायु की अगर चर्चा की जाए तो जलवायु दोस्तों यहाँ चीनी यात्री की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो एक चीनी यात्री हुआ करता था फायान। तो फायान जो है दोस्तों मालवा भ्रमण के लिए आया था, इसलिए जो चीनी यात्री फायान है इसने फायान की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ जो मालवा की जो जलवायु है उसको सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। फायान के द्वारा मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। और ये समशीतोष्ण जलवायु है यहाँ की, समशीतोष्ण जलवायु है यहाँ की। अगर बात की जाए दोस्तों तो समशीतोष्ण जलवायु। और फायान की अगर चर्चा की जाए तो फायान एक चीनी यात्री थे, ये मालवा भ्रमण पे आए थे इसलिए, और इन्होंने यहाँ की जो जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। भारत की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु को बताया था। अब यहाँ का अगर तापमान देखा जाए तापमान कितना रहता है यहाँ पे तापमान तो दोस्तों यहाँ का जो है 40 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। 40 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ वर्षा की अगर बात की जाए तो वर्षा जो होती है दोस्तों यहाँ पे 75 से लेके 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा के बाद दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ की ऊंची चोटी कौन कौन सी है। जो ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो 3 चोटियों का नाम याद रखना है दोस्तों। पहला याद रखना है आपको यहाँ पे सिगार, जो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके दोस्तों जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मानचित्र पे पूरी चोटी और जो पर्वत श्रेणी है उसको हम दर्शा देंगे। तो अभी देखते हैं मालवा के जो है कि जो सिगार आ जाएगी जो कि सबसे ऊंची चोटी है, जो कि लगभग 881 मीटर ऊंची आ जाएगी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार याद रखना है। उसके बाद दोस्तों धजारी याद रखना है। धजारी के बाद एक याद रखना है जाना पाव याद रखना है। और एक याद रखना है काकरी बरडी भी याद रखना है, काकरी बरडी। ये 3 जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उनके नाम याद रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाएगा सिगार। मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार, धजारी, जानापाव और काकरी बरडी पहाड़ी आ जाएगा। अब इसके बाद ऊंची चोटी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से मालवा के पठार की कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे मालवा के पठार के बाद नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं दोस्तों। नर्मदा सोन घाटी की अगर बात की जाए तो नर्मदा सोन घाटी से दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, बस उसमें अपने को 2-3 विशेषताएं याद रखना है। नर्मदा सोन घाटी में अगर देखा जाए नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, दूसरा
सबसे बड़ा क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कि 26% भाग पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो काली मिट्टी बहुत अधिक गहराई में पाई जाती है। काली मिट्टी, इसकी कुछ विशेषताएं की बात कर रहे हैं हम, तो काली मिट्टी जो है यहाँ बहुत अधिक गहराई में पाई जाती है। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम क्षेत्र बोला पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, सबसे निम्नतम क्षेत्र में आ जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम क्षेत्र। सबसे जो निम्नतम में स्थित है, सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है निम्नतम क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी आ जाएगा। सबसे निम्नतम क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम क्षेत्र। दोस्तों अगर इसमें जिले की अगर बात की जाए तो जो जिले आएंगे इसमें, जिले अगर दोस्तों जो नर्मदा नदी और जो सोन नदी के जो आसपास के जिले वो सारे जिले आ जाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर जबलपुर आ जाएगा, जबलपुर के बाद होशंगाबाद आ जाएगा, होशंगाबाद आ जाएगा, होशंगाबाद के बाद दोस्तों यहाँ धार आ जाएगा, धार के बाद यहाँ अलीराजपुर आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से जो नर्मदा नदी के किनारे जितने भी जिले हैं सभी जिले आ जाएंगे। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो काली मिट्टी याद रखना है, गहराई यहाँ की फसल याद रखना है। दोस्तों फसल में अगर देखा जाए तो फसल में याद रखना है यहाँ पर आपको कपास याद रखना है, कपास के बाद सोयाबीन याद रखना है, सोयाबीन और गेहूं आ जाएगा, सोयाबीन व गेहूं आ जाएगा। इस प्रकार से याद रखना है दोस्तों। और सबसे निम्नतम जो आ जाएगा ये सबसे निम्नतम क्षेत्र है मध्य प्रदेश का भी और भारत का भी अगर देखा जाए दोस्तों सबसे निम्नतम है। और सबसे गहरी घाटी इसी में पाई जाती है, रिडंसा घाटी वाला जो क्षेत्र है नर्मदा नदी में ही पाई जाती है। अब